जी स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है डीएनए एज हेरिडिटी मटीरियल, यानी डीएनए के बारे में कैसे मालूम हुआ कि डीएनए ही एक जीनियाती विरासती मादा है। तो सबसे पहले तो डीएनए जो है वो डिस्कवर हुआ। द हेरिडिटी नेचर ऑफ डीएनए वाज प्रोवाइडेड बाय ब्रिटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट फ्रेड ग्रिफिथ। सबसे पहले फ्रेड ग्रिफिथ ने बताया था, जो कि एक माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स के ऊपर स्टडी करने वाले साइंटिस्ट थे, जिनका नाम फ्रेडरिक ग्रिफिथ था। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो डीएनए है वो ही विरासती मादा है। तो इन्होंने ऑब्जर्वेशंस अपनी पैथोजेनिक बैक्टीरिया के ऊपर काम करने के दौरान बताई थी। पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया कुछ जो होते हैं हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होते हैं, इनसे हमें मुख्तलिफ फ़वाइद मिलते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो जब हमारे जिस्म में दाखिल हो जाएँ तो हमें बीमारी पैदा कर देते हैं हमारे जिस्म में। ऐसे बैक्टीरिया को पैथोजेनिक बैक्टीरिया या पैथोजेंस कहते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लैब के अंदर माइस के ऊपर काम किया और इन्फेक्ट किया माइस को। बैक्टीरिया की एक मखसूस किस्म है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। तो स्ट्रेप्टोकोकस इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी गोल राउंडेड वाली शक्ल होती है, और इनको न्यूमोनोकोकस भी कहते हैं, और ये निमोनिया कॉज करते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि माइस को ऐसे बैक्टीरिया आइसोलेट करके उनका इंजेक्शन लगा दिया, जिसके नतीजे में माइस को निमोनिया हो गया और माइस मर गए, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनके खून में जहर फैल गया। However, when he infected the similar mice with a mutant strain of S. pneumoniae that lacked the virulent strain polysaccharide coat, the mice showed no illness effects. अब उसके बाद उन्होंने दोबारा अलहदा से कुछ और माइस लिए और इनको भी दोबारा इन्फेक्ट किया, लेकिन इस बार स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की एक म्यूटेंट स्ट्रेन है। स्ट्रेन होती है किस्म, और म्यूटेंट का मतलब है कि वो बैक्टीरिया जिसमें म्यूटेशन की वजह से कोई किरदार चेंज हो जाए, और वो जो नॉर्मल आम हालात में पाई जाने वाली जो स्पीशी होती है उससे थोड़ा सा किसी एक मखसूस किरदार में फ़र्क होता है। तो इसमें क्या फ़र्क बात थी कि इसमें पॉलीसैकेराइड कोट, यानी कि आप जानते हैं कि पॉलीसैकेराइड किसे कहते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स की एक किस्म है, उसका बना हुआ एक कोट होता है बैक्टीरिया के बाहर जो कि उसको प्रोटेक्शन देता है, वो इनमें नहीं था। तो द माइस शोड नो इल इफेक्ट्स। इस म्यूटेंट बैक्टीरिया का जब उनको इंजेक्शन लगाया गया माइस को, तो इस बार उनमें कोई भी बीमारी पैदा नहीं हुई। द कोट वाज अपेरेंटली नेसेसरी फॉर विरुलेंस। इसका मतलब है कि वो बैक्टीरिया जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, जिनमें कोट है वो पैथोजेनिक है, वो बीमारी पैदा कर रहे हैं, और जिनमें कोट नहीं है, इसी की म्यूटेंट स्ट्रेन है, वो बीमारी पैदा करने की सलाहियत नहीं रखते, वो पैथोजेनिक नहीं है। So the normal pathogenic form of this bacterium is referred to as S form because it forms smooth colonies on a culture dish. The mutant forms which lack an enzyme needed to manufacture the polysaccharide coat are called as R because it forms rough colonies. अब इन दोनों किस्मों को, जो वाइल्ड टाइप है ओरिजिनल है और जो म्यूटेंट स्ट्रेन है, इन दोनों को जब जो माइक्रोब जो ग्रो कराने के लिए पेट्री डिशेस होती हैं जिनमें इनको ग्रो कराते हैं ताकि इनको हासिल किया जा सके ज़्यादा तादाद में अपने रिसर्च पर्पजेज़ के लिए, तो जब इनको ग्रो कराया जाए तो इनका जो कल्चर हासिल होता है जिसमें ये बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस करके बहुत सारी छोटी छोटी एग्रीगेशंस बना देते हैं जिनको कॉलोनीज़ बोलते हैं। तो जो वो इसमें फॉर्म थी, जो नॉर्मल फॉर्म थी जिनका पॉलीसैकेराइड कोट था, वो बड़े स्मूथ से अपीयर होते थे, और वो किस्म जो के पॉलीसैकेराइड कोट नहीं रखता था, उनकी जो कॉलोनीज़ थी वो अपीयरेंस में बहुत रफ साबित होती थी। तो नॉर्मल जो बैक्टीरिया थे इसके पैथोजेनिक कोट वाले, उनको एस फॉर्म कहा गया क्योंकि स्मूथ कॉलोनीज बना रहे थे, और कोट के बगैर जो कॉलोनीज थी जो कि म्यूटेंट फॉर्म थी उसको आर फॉर्म कहा गया, रफ कॉलोनीज कहा गया। टू डिटर्मिन वेदर द पॉलीसैकेराइड कोट इटसेल्फ हैड ए टॉक्सिक इफेक्ट। अब ये भी हो सकता है कि बैक्टीरिया बजाते खुद ना किल करता हो या निमोनिया ना कॉज करता हो, बल्कि उसका ये कोट बीमारी पैदा करता हो। सो ग्रिफिथ ने क्या किया, डेड बैक्टीरिया लिए एस स्ट्रेन के माइस के अंदर वो लगाए। द माइस रिमेन्ड परफेक्टली हेल्दी, क्योंकि बैक्टीरिया मरे हुए थे जो कि माइस के अंदर लगाए गए थे, तो वो बीमारी पैदा नहीं कर सकते थे, और कोट भी उनके साथ मौजूद था। इसका मतलब अगर बीमारी पैदा नहीं हुई, माइस हेल्दी रहे हैं, तो उसका मतलब है कोट अकेले कुछ नहीं कर सकता। एज ए कंट्रोल ही इंजेक्टेड माइस विद ए मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग डेड एस बैक्टीरिया ऑफ विरुलेंट स्ट्रेन एंड लाइव कोटलेस आर बैक्टीरिया, ईच ऑफ विच बाय सेल्फ डिड नॉट हार्म द माइस। अब की बार इन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और तजर्बा जो है वो लगाया। इसमें इन्होंने इंजेक्ट किया माइस को, एक मिक्सचर बनाया, डेड स्मूथ बैक्टीरिया डाले जिनका कोट था, और लिविंग कोटलेस बैक्टीरिया डाले। अब कोटलेस बैक्टीरिया अगर हैं तो वो बीमारी पैदा नहीं कर सकते, और डेड बैक्टीरिया जो कि कोट वाले हैं
क्योंकि वो डेड है, वो भी बीमारी पैदा नहीं कर सकते। तो होना तो ये चाहिए था कि माइस को हेल्दी रहना चाहिए, तो बीमारी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ कि माइस में बीमारी की अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो गई और वो मरना शुरू हो गए। जब उन्होंने माइस के ब्लड को छाना और उसमें से बैक्टीरियम तलाश किए कि देखा जाए कि कौन से बैक्टीरिया जो हैं वो दोनों में से सामने आते हैं, तो उन्होंने देखा कि जो विच हैड सरफेस प्रोटीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइव स्ट्रेन आर, वो बैक्टीरिया उनको मिले, यानी स्मूथ वाले बैक्टीरिया उनको ज़िंदा मिले। हैरत की बात ये थी कि ये जो बैक्टीरिया ये किल होके लगाए गए थे। तो सम हाउ द इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाइंग पॉलीसैकेराइड कोट हैड पास फ्रॉम डेड विरुलेंट एस बैक्टीरिया टू द लाइव कोटलेस आर बैक्टीरिया इन द मिक्सचर। इसका मतलब है क्योंकि वो बैक्टीरिया जो डेड थे उनका जेनेटिक मटेरियल किसी सोर्स से किसी तरीके से उन बैक्टीरिया के अंदर पहुंच गया जिनके बाहर कोट नहीं था। जब डीएनए के पहुंचने की देर थी, इसने उन बैक्टीरिया को इस काबिल बना दिया कि वो भी कोट बना सकें। जब उन्होंने कोट बना दिया वो विरुलेंट फॉर्म बन गए, पैथोजेनिक बन गए, उन्होंने बीमारी पैदा कर दी और उसका नतीजा ये हुआ कि माइस मर गए बीमारी से। तो ट्रांसफॉर्मेशन का एक अमल जो है वो सामने आया जिसको अब हम डिफाइन कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर दैट कैन ऑल्टर द जेनेटिक मेकअप ऑफ द रिसिपिएंट सेल। ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया में पाया जाने वाला एक ऐसा अमल है जिसमें जेनेटिक मटेरियल एक खुलिये से दूसरे खुलिये तक किसी सोर्स के थ्रू चला जाता है और जो खुलिया इसको वसूल कर है, जो सेल इसको वसूल कर है इस इंफॉर्मेशन को, उसकी जो जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट है उसमें इस बैक्टीरिया या इस जीन के आने या इस क्रोमोसोम या डीएनए के आने के बाद जो चेंजेस हैं वो सामने आ जाएंगे। अब ये सारा जो तजर्बा उनका है ये आपको दिखाया गया है। लाइव पैथोजेनिक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी दिखाए गए हैं, येलो कलर में ब्लू रंग का इनका कोड दिखाया गया। आप देख सकते हैं कि माइस को लगाया और माइस मर गए। इसी तरह आप देख सकते हैं अगली तस्वीर में नॉन पैथोजेनिक जो इसकी स्ट्रेन थी, म्यूटेंट स्ट्रेन थी जिसके बाहर कोट नहीं है, वो लगाया गया। येलो कलर का आपको नज़र आ रहा है। जब ये इसको माइस को लगाया गया तो माइस जिंदा रहे। और आप देख सकते हैं कि इसके बाहर ब्लू कलर की जो कोट है वो नहीं है। अब जब इन्होंने हीट किल्ड पैथोजेनिक एस स्ट्रेन लगाई है तो आप देख रहे हैं कि हीट की वजह से बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो इसका कोट मौजूद हो या ये खुद मौजूद हो, माइस को कुछ नहीं हो, माइस जिंदा रहे। और जब उन्होंने डेड कोट वाले बैक्टीरिया और लिविंग विदाउट कोट वाले बैक्टीरिया लगाए तो माइस किल हो गए। और उसकी रीज़न ये थी कि जो जेनेटिक मटेरियल था वो इस रेड कलर वाले बैक्टीरियम से, जो कि नॉर्मल कोट वाला बैक्टीरिया था, कोटलेस बैक्टीरियम ने किसी तरह से शिफ्ट हो गया, जिसको बाद में ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस का नाम दिया गया, जिसकी वजह से उन्होंने भी कोट बना लिया, वो भी विरुलेंट फॉर्म में तब्दील हो गए, पैथोजेनिक हो गए और उन्होंने भी बीमारी पैदा करना शुरू कर दी। इससे ये बात साबित होती है कि जो जेनेटिक मटेरियल है किसी भी जानदार के सेल में किरदार पैदा करने की सलाहियत रखता है। वही किरदार जो है वो उस पर मौजूद जो जीन्स हैं वो कंट्रोल करते हैं और जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए की शक्ल में होता है और यही विरासती मादा है जो एक नस्ल से नई नस्ल को मुंतकिल हो जाता है। So the agent responsible for transforming Streptococcus was undiscovered until 1944। 1944 में इन्हीं तजर्बात की एक सीरीज़ जो है वो की गई। ऑसवर्ल्ड एवरेने कॉलिन मैक्लोडिन के साथ थे, मैकलिन मैककार्टिन के साथ थे, जिन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है वो डिस्कवर किया और बताया कि जो डेड स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हैं और जो लाइव स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हैं जो कि ग्रिफिथ ने यूज़ किए थे उनमें कैसे तब्दीली पेश हुई। सो दे रिमूव्ड एज मच ऑफ प्रोटीन एज दे कुड फ्रॉम देयर प्रेपरेशन, इवेंचुअली achieving 99.98% purity despite removal of nearly all the protein. The transforming activity was not reduced। सबसे पहले तो इन्होंने दोनों बैक्टीरिया को जो लिया उसमें से उनकी 99% जो प्रोटीन थी उसको निकालने में कामयाब हो गए और अब वो देखना चाहते थे कि ये जो कोट है ये कैसे बनता है और किस तरह से जो प्रोटीन फॉर्मेशन है वो होती है सेल्स के अंदर। सो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल रिजेंबल दोज ऑफ डीएनए। तो मालूम हुआ कि जो ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी है वो कम नहीं हुई बल्कि जिस भी पैटर्न पर हो रही थी वो डीएनए में खुसूसियत शामिल थी। द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स और आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम डिड नॉट इफेक्ट द प्रिंसिपल्स एक्टिविटी। प्रोटीन को हज़म करने वाले एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं, आरएनए को हज़म करने वाले एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन इनका डीएनए के ऊपर कोई अमल दखल नहीं होता। बट द डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम डीएनएज डिस्ट्रॉयड ऑल द ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी। अगर डीएनए को ख़त्म करने वाले एंजाइम्स को इनके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाए तो क्योंकि ये डीएनए को तबाह बर्बाद कर देता है तो डीएनए को तबाह बर्बाद उसका नेचुरल स्ट्रक्चर डैमेज कर देगा, इसीलिए इसको डीएनएस कहते हैं, जिसकी वजह से डीएनए अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा। तो साबित ये हुआ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी
विरुलेंट बैक्टीरिया से जो जेनेटिक मटेरियल नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया में जा रहा था, कोर्टलेस में जा रहा था, वो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रिंसिपल के थ्रू जा रहा था और उसमें डीएनए मौजूद था। एडिशनल evidence supporting Avery's conclusion was provided in 1952 by Alfred Hershey and Martha Chase who experimented with bacteriophage। अब जैसे जैसे वायरसेस के बारे में पता चलने लगा तो वायरसेस को भी एक्सपेरिमेंट्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाने लगा। हत्ता कि 1952 में ये जो दो साइंटिस्ट थे ऑल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज, इन्होंने अपने तजर्बात शुरू किए बैक्टीरियोफेज पे। आपको ये मालूम है कि बैक्टीरियोफेज उस वायरस को कहते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरिया के ऊपर एक्ट अपॉन करता है, उसके अंदर रिप्रोड्यूस करता है। तो इन्होंने T2 उसकी किस्म ली। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में इन्होंने इनको फॉस्फेट्स के मुख्तलिफ आइसोटोप से इंजेक्ट किया, लेबल किया, ताकि जहाँ जहाँ ये बैक्टीरियम का डीएनए जाएगा ये फॉस्फेट उसके डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। आपको ये बात मालूम है कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड जो है उसमें फॉस्फेट भी शामिल होता है। तो अगर हम नॉर्मल फास्फोरस के बजाय एक आइसोटोप लगा देंगे तो इससे निकलने वाली रेडियो एक्टिविटी के थ्रू हम ट्रेस कर सकेंगे कि ये फॉस्फेट किस जगह पर जाकर लगता है और ये डीएनए में भी कैसे इनकॉर्पोरेट होता है।